खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जिसमें आज राधिका की हत्या के आरोपी उसके पिता दीपक यादव की कोर्ट में पेशी होगी, क्योंकि आज दीपक यादव की एक दिन की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है और अब तक कत्ल की गुत्थी पूरी तरह नहीं सुलझी है। लिहाजा आसार हैं कि पुलिस फिर रिमांड मांग सकती है। और इस बीच सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि पूछताछ में दीपक यादव पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे और बार बार वो अपना बयान बदल रहे हैं। अब बयान बदलने के पीछे की वजह क्या है, इसको जानने की भी लगातार पुलिस कोशिश करेगी और इसीलिए कहा जा रहा है, आसार यही है कि पुलिस एक बार फिर से रिमांड की मांग कर सकती है। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड पर यह बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। कत्ल के आरोपी पिता की आज कोर्ट में पेशी होनी है। एक दिन की कल रिमांड मिली थी, जो कि आज खत्म हो रही है और आसार ये हैं, लग यही रहा है कि दीपक यादव से पूछताछ के लिए और पुलिस रिमांड मांगेगी। बार बार दीपक यादव अपने बयान बदल रहे हैं। गुरुग्राम में जिस पिता ने अपनी बेटी को टेनिस खिलाड़ी बनाया, उसी ने 3 गोली मारकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने जब पिता को गिरफ्तार कर पूछा तो उसने हत्या की जो वजह बताई वो हैरान परेशान करने वाली है। पिता के कबूलनामे के बाद हत्या की 2 वजह सामने आई है। पहली वजह क्या है? समाज के ताने को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेटी को मार डाला। दूसरी वजह, टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव रील बनाती थी और ये बात पिता को अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन सवाल है कि क्या पिता ने हत्या की जो वजह बताई है वो सच है या इसके पीछे कोई और कहानी है? इसको लेकर भी जांच पड़ताल अभी होनी बाकी है। टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या की सूचना पर हरियाणा पुलिस गुरुग्राम के सेक्टर 57 पहुंची और राधिका के पिता दीपक यादव से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। मुझे पिताजी ने बताया कि मैं जब भी गांव में दूध लेने के लिए जाता हूं तो मेरे को लोग ताने देते हैं। पुलिस ने जब राधिका के पिता दीपक यादव से पूछा कि आखिर किस बात के लिए लोग ताना मारते थे तो उसने पुलिस को बताया, देते हैं कि आपकी लड़की अच्छा पैसा कमा रही है। पिता के मुताबिक लोगों की ये बात उसे अच्छी नहीं लगती थी। राधिका यादव के पिता बताते हैं कि मेरे आस पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे जानकार इस बात को लेकर चिढ़ा रहे थे कि मैं अपनी बेटी के हिस्से से, यानी कि बेटी जो कमाती है उससे खा रहा हूँ। और वो धीरे धीरे वो बातें उनको अब कचोटने लगी थी। पुलिस के मुताबिक इसी वजह से पिता ने रसोई घर में बेटी राधिका को 3 गोली मारकर हत्या कर दी। अब बताया जा रहा है कि राधिका यादव टेनिस की अच्छी खिलाड़ी थी। जब वो छोटी थी तो पिता दीपक यादव उसे अकेडमी लेकर जाते थे। राधिका यादव हरियाणा की एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी थी। स्टेट लेवल पर कई टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और राधिका की अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी ITF में युगल टेनिस खिलाड़ी के रूप में रैंकिंग 113 थी। और साथ ही ये कहा भी जा रहा है अब कि चोट लगने की वजह से उसने खेलना बंद कर दिया था और चोटिल होने के बाद राधिका टेनिस अकेडमी चलाना उसने शुरू कर दिया। पुलिस की माने तो टेनिस अकेडमी ही राधिका की मौत की वजह बनी है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। इसीलिए पिता बेटी राधिका से एकेडमी बंद करने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन जब राधिका ने ऐसा नहीं किया तो गुस्से में जान ले ली। 3 गोली मारी और रसोई में खाना बना रही थी और पीठ पर गोली मारी। पीठ पर गोली मारी तो उसकी गोली लगने के बाद उसके। इस हत्याकांड पर हरियाणा टेनिस के CEO ने दुख जताया। एक हफ्ता पूरे हम नेशनल गेम्स के दौरान गोवा में रहे 2023 में। सारी टीम उससे बहुत खुश थी, वो सबके साथ बड़ी खुश थी। उसके दिमागी हालत में कुछ भी ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इट्स अ वेरी सैड डे, वेरी सैड न्यूज़ फॉर अस। राधिका यादव टेनिस अच्छा खेलती थी। जब वो छोटी थी तो पिता दीपक यादव उस अकेडमी खुद लेकर जाते थे और यही अकेडमी राधा की मौत की वजह बन गई, राधिका की मौत की वजह बन गई। ये बात किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी, जो हुआ है। बताया जा रहा है कि राधिका के ऐसे ही वीडियो को देखने के बाद राधिका के पिता गुस्से में थे। सूत्रों के मुताबिक राधिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। इसके लिए वो बड़े इन्फ्लुएंसर से भी मिली थी। कारवा नाम के इस एल्बम में भी अभिनय किया था, लेकिन रील बनाने के लिए हत्या करने की बात पर पुलिस को अभी विश्वास नहीं है। जब गुड़गांव पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए एक म्यूजिक वीडियो से दिखाया तो उसने ये भी बयान दिया
कि इस म्यूजिक वीडियो को लेकर भी उसका राधिका के साथ विवाद था। और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं पिता दीपक यादव ऐसी कहानियां सुनाकर गुमराह तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो पिता अपनी बेटी की प्रतिभा से खुश रहता था, उसे इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाने के लिए संघर्ष करता था, वो टेनिस एकेडमी खोलने की वजह से बेटी को क्यों मारेगा? बेटी की कमाई खाने वाले कथित ताने की वजह से हत्या की कहानी पर भी पुलिस को शक है। पिता ने हत्या की वजह बेटी की कमाई वाले ताने को बताया, लेकिन इस कबूलनामे पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि राधिका के पिता बिल्डर हैं, उनका अच्छा कामकाज भी चलता है। परिवार की गुरुग्राम में एक आलीशान कोठी है, कई फ्लैट वहां पर किराए पर चलाते हैं दीपक यादव, और घर में 4-5 बड़ी बड़ी गाड़ियां भी मौजूद हैं। पड़ोसियों का दावा है कि पैसे की कमी इनके पास नहीं थी, फिर भला वो बेटी के पैसों पर पलने की बात कौन लोग कर रहे थे? जब वो खुद समर्थ हैं सब कुछ करने में, तो भला उन्हें कोई बेटी के पैसे पर खर्च चलाने का ताना क्यों मारेगा? सवाल ये भी खड़ा होता है। और राधिका यादव टेनिस एकेडमी कई सालों से चला रही थी, ऐसे में एकाएक उनके पिता ये एकेडमी बंद क्यों कराना चाहते थे? इसको लेकर भी सवाल लगातार होंगे दीपक यादव से। अगर एकेडमी चलाने से दिक्कत ही थी, तो ये दिक्कत इतने सालों के बाद क्यों शुरू हुई, ये भी सवाल है। और इस बीच राधिका मर्डर केस के तार उनके एक वीडियो से जोड़े जा रहे हैं। इस वीडियो में जिसे देखकर राधिका के पिता काफी नाराज हो गए थे। दरअसल राधिका ने एक्टर इनाम उल हक के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट किया था, और उन्हीं इनाम उल हक ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और अपना पक्ष देश के सामने रखा है। राधिका यादव के साथ म्यूजिक एल्बम में दिखने वाले इनाम उल हक की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्होंने बताया कि राधिका उनकी दोस्त नहीं थी, बल्कि उनका रिश्ता प्रोफेशनल था। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि राधिका के पिता को उनके म्यूजिक एल्बम से कोई दिक्कत नहीं थी। म्यूजिक वीडियो से लेकर कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, ना होगी, बिकॉज सीधे मुद्दे पर आता हूँ। क्योंकि राधिका जब सेट पर आई थी, तो राधिका ने बोला था कि उसके फादर को गाना बहुत अच्छा लगा जब फर्स्ट टाइम सुनाया। सेकंड पॉइंट, राधिका की मदर हमारे साथ शूट पर थी, वो राधिका के साथ में आई थी। तो मेरा जो कनेक्शन है राधिका से सिर्फ एक प्रोफेशनल, जैसा हमेशा मैं एक्टिंग एज एन एक्टर एज अ सिंगर काम करता आया हूँ, जैसे एक्ट्रेसेस ने काम किया है, वो सेम वही रिलेशन है। ना दोस्ती, ना बॉयफ्रेंड, कोई रिलेशनशिप नहीं। इस दौरान इनाम ने यह भी बताया कि जब म्यूजिक एल्बम शूट हुआ तो भी उसकी राधिका से कोई पर्सनल बातचीत नहीं हुई। राधिका की गूगल मीट हुई विद डायरेक्टर, हम मिले भी नहीं, कोई नहीं मिला। राधिका अपनी मदर के साथ में नोएडा आती हैं, शूट करती हैं, 5 to 6 आवर्स हमने शूट किया, और वहां भी मेरी कोई पर्सनल बातचीत राधिका से नहीं हुई। इनाम उल हक ने कहा कि राधिका के मर्डर के बाद उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस उनसे सवाल करती है तो वो हर सवाल का पूरी तरह सही जवाब देंगे। सर, पुलिस ने मुझसे संपर्क नहीं किया है, और अगर वो संपर्क करेंगे, जैसे मेरे लिए सेम बात है, न्यूज चैनल मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं सेम लाइक पुलिस, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वही मैं उनको बोलूंगा। हो सकता है वो थोड़ा डीप जाएंगे, वो बिल्कुल डीप जाएं, बिकॉज मैं खुली किताब की तरह हूँ। जो गलती करता है वो छुपता है, मैं कोई भी चीज़ छुपाने को नहीं तैयार हूँ। मैं हर चीज़ मेरे इंटरनेट पर है, हर चैट, एवरीथिंग। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बिहार से खबर है। बिहार की राजधानी पटना एक और वारदात से दहल उठी है। अपराधियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में तब अफरा तफरी मच गई जब एक दुकानदार को गोली मारने की वारदात सामने आई। मृतक इलाके में मौजूद त्रिशला मार्ट नाम की दुकान के मालिक थे। लोगों की माने तो बदमाश ने उन्हें गोली मारी और मौके से फरार हो गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौकाए वारदात से सबूतों को खंगालने की कोशिश शुरू कर दी, साथ ही इलाके की नाकेबंदी कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति जिनका नाम विक्रम झा है, वो यहाँ पे पूर्वी आसोचक में जो रामकृष्ण नगर थाना में पड़ता है, कुछ टाइम पहले उनको गोली मारी गई है और उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना है कि मौकाए वारदात से लूटपाट के सबूत नहीं मिले। ऐसे में हत्या की वजह पता लगाने में भी पुलिस जुट गई है। घटनास्थल को देख के प्रतीत होता है कि लूटपाट की ऐसी बात नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पे अपना किराना का दुकान चलाते थे, तो एक व्यक्ति ने आके गोली मारी है। बिहार
बिहार के हाजीपुर में ही एक और वारदात सामने आई है, जहां घर के पास बैठे युवक को अपराधी गोली मारकर फरार हो गए। घायल युवक को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल के बेड पर घायल पड़े इस युवक का नाम है मिट्ठू कुमार, जो अपने घर के पास बैठा था और यहां उसकी 2 युवकों के साथ मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी युवकों ने मिट्ठू कुमार पर गोली चला दी, जिसमें वो घायल हो गया और अस्पताल पहुंच गया। वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। मिट्ठू कुमार के घर वाले इस वारदात की वजह से दहशत में हैं और शुक्र मना रहे हैं कि गोली मिट्ठू कुमार के पैर में लगी, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं पुलिस आरोपी युवकों की गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है। आरोपियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। वहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम मिट्ठू कुमार, वो अपने घर से पीछे गाछी में था। गाछी में भी 2 व्यक्ति और आए और उसी से किसी कारण बस जो है झगड़ा लड़ाई हुई। कारण का भी स्पष्ट नहीं बताया गया उनके द्वारा। और उस क्रम में जो है उनके द्वारा गोली चलाई गई, उनके पैर में लगी, जख्मी हुए हैं। दोनों व्यक्ति जो इस कांड में शामिल है उसको गिरफ्तारी की इच्छा हुआ। बिहार के हाजीपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात अंजाम दी गई है। बदमाशों ने यहां पर बंदूक की नोक पर लाखों रुपए के गहने लूटे और आराम से फरार हो गए। गरौल इलाके के इसी ज्वेलरी शॉप पर बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की वारदात अंजाम दी। लोगों ने बताया कि बाइक सवार 6 अपराधी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हथियार के दम पर ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और 20 लाख रुपए के गहने लूटकर मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने इस दौरान ज्वेलरी शॉप के मालिक की जमकर पिटाई भी की और उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस अब दावा कर रही है कि अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे। हम लोगों ने एक विशेष टीम बनाया है, DIU की टीम भी लगी है और जल्दी हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेंगे। कुछ से हम लोगों को क्लू अभी आया है, कुछ क्लू हम लोग को मिला है और बाकी FSL की टीम भी यहाँ पे काम कर रही है। जल्दी हम लोग इसको डिटेक्ट करेंगे। एक तरफ पुलिस जल्द अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके के लोग दहशत में हैं। खबर अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई आ रही है। बीती 12 जून को हुए इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी और आज 1 महीने बाद हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है और उसमें विमान हादसे की वजह को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई और AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। रिपोर्ट में विमान हादसे की वजह का खुलासा किया गया। ईंधन की सप्लाई रुकने से दोनों इंजन बंद हो गए। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है और फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होने से ईंधन सप्लाई रुकी, जिस वजह से ये हादसा हुआ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी बात जो इस रिपोर्ट में है, अहमदाबाद विमान हादसे की जो जांच रिपोर्ट वो सार्वजनिक कर दी गई और इसमें यह कहा गया है कि ईंधन की सप्लाई रुकने से दोनों इंजन बंद हो गए और उसके बाद फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होने से ईंधन सप्लाई रुकी और फिर हादसा हुआ। और ये रिपोर्ट जो है वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने तैयार की है। ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 15 पन्नों की है, 15 पेज की है और इसमें बताया गया है कि हादसे का शिकार हुए बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान के दोनों इंजन हवा में बंद हो गए थे और उसकी वजह ये थी कि इंजन में ईंधन सप्लाई को नियंत्रित करने वाले फ्यूल कंट्रोल स्विच हो गए थे वहां पर, जो अचानक एक के बाद एक करके रन से कट ऑफ की स्थिति में स्विच चले गए और दोनों स्विच सिर्फ 1 सेकंड के अंतर पर बंद हो गए थे। ये भी बात सामने आ रही है इस रिपोर्ट में और इसके कारण दोनों इंजनों को ईंधन मिलने बंद हो गए और वो ठप पड़ गए। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलटों की बातचीत का भी जिक्र है। दोनों पायलटों के बीच में जो बातचीत हुई है उसका भी जिक्र है। उसके मुताबिक एक पायलट ने दूसरे से कहा कि स्विच क्यों बंद किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने स्विच बंद नहीं किया। दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है उसका भी जिक्र है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है उसी के बारे में ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है और ये पूरी डिटेल्स हैं जो इस रिपोर्ट में बात कही गई है। AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और इसमें यह कहा गया है कि फ्यूल कट ऑफ हुआ। देखिए, फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए और ईंधन की सप्लाई नियंत्रित करते हैं फ्यूल कंट्रोल स्विच, ये आप जान लीजिए। और जब ईंधन की सप्लाई रुकी तो उसके बाद ही ये हादसा हुआ। सिर्फ 1 सेकंड के अंतर में दोनों स्विच अचानक से कट ऑफ हो गए थे
और फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ होने से इंजनों में ईंधन की सप्लाई बंद हो गई थी। ये खुलासा हुआ है। अब जांच की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें ये मददगार साबित होगी और जांच अब इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी कि दोनों जो इंजन है उनमें ईंधनों की सप्लाई रुकी और उसके बाद ये हादसा हुआ 12 जून को। 2 पायलट जो कॉकपिट में उस वक्त मौजूद थे उनके बीच में जो बातचीत हुई है उस बातचीत का भी जिक्र किया गया है और बातचीत में एक पायलट की ओर से कहा जा रहा है कि इंजन क्यों बंद किया, तो दूसरे की ओर से ये जवाब आता है कि इंजन मैंने बंद नहीं किया। तो क्या ईंधन की सप्लाई रुकी और उसके बाद ये हादसा हुआ? अब इसकी जांच और गहनता से आगे बढ़ेगी। अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट में बड़ी बात सामने आई है। फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर चेतावनी नजरअंदाज की गई। FAA की एडवाइजरी को नजरअंदाज करने की बात सामने आ रही है। 2018 में FAA ने एडवाइजरी जारी की थी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा है और अनिवार्य नहीं थी, इसलिए एयर इंडिया ने जांच नहीं करवाई। ये बड़ी लापरवाही की बात भी है इस रिपोर्ट में। 17 दिसंबर 2018 को अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने एक विशेष बुलेटिन जारी किया था जिसका जिक्र अहमदाबाद हादसे की रिपोर्ट में किया गया है। ये बुलेटिन बोइंग के कई विमानों जिनमें बोइंग 7878, 7879 और 787-10 भी शामिल हैं, उनके इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच की सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी एक संभावित समस्या के बारे में चेतावनी देते हुए जारी किया गया था। और अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि FAA का 2018 बुलेटिन सिर्फ एडवाइजरी थी, अनिवार्य नहीं था और इसीलिए इसको अनदेखा कर दिया गया, एयर इंडिया की तरफ से नजरअंदाज कर दिया गया और दुर्घटनाग्रस्त विमान पर इससे संबंधित निरीक्षण नहीं करवाया गया एयर इंडिया की तरफ से। इस बात का भी रिपोर्ट में जिक्र है। तो एयर इंडिया को पहले ही चेता दिया गया था, पहले ही चेतावनी दी गई थी FAA की तरफ से, लेकिन अब एयर इंडिया की लापरवाही यहां पर यह उजागर होती है कि इसको सिर्फ एक एडवाइजरी के तौर पर जारी किया गया था, अनिवार्य नहीं किया गया था, जिसके बाद एयर इंडिया ने इसको अनदेखा किया, नजरअंदाज किया। 2018 जो बुलेटिन जारी किया गया था FAA की तरफ से वो सिर्फ एडवाइजरी थी, वो अनिवार्य नहीं था और इसीलिए कहा जा रहा है एयर इंडिया ने दुर्घटनाग्रस्त विमान पर इससे संबंधित निरीक्षण नहीं करवाया। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली के सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी है। ये बड़ी खबर। 3 से 4 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया, कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं, राहत बचाव का काम वहां पर चल रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त, सीलमपुर का इलाका जहां पर 4 मंजिला इमारत गिरी और कहा यह जा रहा है 3 से 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां पर मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। ये देखिए आप तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सीलमपुर का ये इलाका है जहां पर एक 4 मंजिला इमारत गिरी और इसके नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं। 3 से 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है मलबे से। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, राहत बचाव का काम वहां पर चल रहा है। और फोन लाइन पर संवाददाता दिव्यांकर तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांकर, कैसे ये हादसा हुआ, सबसे पहले तो ये बताएं, और क्या अभी भी मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए फायर विभाग से जो जानकारी मिली है उसमें गली नंबर 5 जनता कॉलोनी सीलमपुर में 4 मंजिला जो ये इमारत है, ग्राउंड प्लस 3 यानी 4 मंजिला जो इमारत है वो गिरती है। सुबह 7:05 पर जो फायर विभाग है उससे सूचना मिलती है। 30 से 35 गज का ये जो मकान है ये भरभरा कर अचानक से गिर जाता है और अब तक जो फायर विभाग की तरफ से लगातार राहत बचाव जो कार्य चल रहा है उसमें 3 से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और हॉस्पिटल ले जाया गया है। और इसके साथ साथ और भी कई लोगों के दबे होने की जो संभावना है वो उस मलबे के अंदर है। बिल्डिंग किस वजह से गिरी ये तो अब से कुछ देर बाद जो जानकारी है वो सामने निकल कर आएगी, लेकिन जिस तरह से सुबह 7:05 पर फायर विभाग को कॉल मिली थी, फिलहाल दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है। वेलकम के सीलमपुर का ये जो एरिया है जनता कॉलोनी का गली नंबर 5 का ये जो मकान है वो भरभरा कर अचानक से सुबह गिर जाता है, जिसके बाद जो राहत बचाव कार्य है वो दिल्ली फायर विभाग की तरफ से लगातार चल रहा है। अब तक 3 से 4 लोगों को जो मलबे से बाहर निकाला गया है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है और प्राथमिक उपचार उनका चल रहा है। और इसके साथ साथ कई और भी लोगों के दबे होने की जो संभावना है वो उसके अंदर है। लगातार दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं और स्थानीय लोग जो है वो लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। जी
बिल्कुल ठीक है, राहत बचाव का काम यहाँ पर चल रहा है। दिव्यांकर, ये इलाका बहुत कंजेस्टेड भी दिखाई दे रहा है। आसपास के घर भी क्या इस मकान की जद में आए हैं, इस हादसे की जद में आए हैं, इसको लेकर जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए इलाका काफी ज्यादा कंजेस्टेड है, सकरी गलियां हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसी अभी तक फिलहाल कोई जानकारी जो है इस इमारत के ढहने से, इस मकान के गिरने से आसपास के इलाकों पर क्या असर पड़ा है, क्या आसपास के जो मकान है उन पर क्या असर पड़ा है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं सामने आई। लेकिन फिलहाल जो ये बिल्डिंग जो ये 4 मंजिला इमारत जो गिरी है, जनता कॉलोनी गली नंबर 5 और 30 से 35 गज का जो ये मकान है ये गिरा है और 3 से 4 लोगों को जो सुरक्षित जो है वो अब से बाहर निकाला गया, इस मलबे से हॉस्पिटल ले जाया गया है और कुछ और लोगों के दबे होने की जो संभावना है वो इसके मलबे के अंदर है। लोग अभी भी यहाँ मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, इसके बारे में दिव्यांकर जानकारी साझा कर रहे थे। दिव्यांकर, आप लगातार नजर बनाए रखें। बहरहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। धर्मांतरण के आरोपी मौलाना छांगुर से एटीएस लगातार 2 दिन से पूछताछ कर रही है। 15 साल से जारी उसके मजहबी धंधे का राज पता करने में लगातार एटीएस जुटी हुई है। उसके साम्राज्य के बारे में पता लगाने के लिए करीबियों पर भी शिकंजा कसा किया गया। पिछले 2 दिन की पूछताछ में चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं। छांगुर बाबा खुद के लिए लिखे इस्लामिक लिटरेचर का इस्तेमाल कर हिंदू लड़के लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता था। छांगुर बाबा की किताबों में दूसरे धर्मों की कमियां लिखी हैं और सिर्फ इस्लाम की बड़ाई की गई है। छांगुर बाबा पर आरोप है कि वो दूसरे धर्मों के बारे में कंफ्यूजन पैदा करता था और इसी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराता था। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया है कि अब तक 3 से 4 हजार हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए टारगेट किया गया था, जिनमें से कुछ कन्वर्ट हो गए। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा के गैंग के टारगेट पर 1000 हिंदू महिलाएं भी थीं। उनमें से कितनी महिलाओं का धर्म परिवर्तन हुआ, अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं यूपी एटीएस छांगुर बाबा को लेकर बलरामपुर में गिराई गई उसकी आलीशान कोठी में पहुंची। छांगुर जब गाड़ी से उतरा तो बुलडोजर से ध्वस्त कोठी को देखकर वो भावुक हो गया। वो कमांडो और पुलिस के जवानों के सुरक्षा घेरे में था, इसीलिए कुछ कह नहीं पाया। करीब 40 मिनट तक छांगुर और एटीएस के अफसर कोठी के अंदर रहे। तो धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, छांगुर बाबा पर आज एटीएस बड़ा खुलासा कर सकती है, ये बात सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, आज तीसरा दिन है पूछताछ का और ये कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा पर आज एटीएस की टीम बड़ा खुलासा कर सकती है। 2 दिन की पूछताछ में क्या क्या राज उगले हैं छांगुर बाबा ने, इसके बारे में भी एटीएस की टीम बता सकती है और कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा खुलासा आज हो सकता है कि छांगुर बाबा को लेकर। आपको बताएं कि छांगुर बाबा से पूछताछ का आज तीसरा दिन और बताया किया जा रहा है कि आज उस पर बड़ा खुलासा हो सकता है। मौलाना छांगुर के खिलाफ ईडी ने भी अपनी जांच पड़ताल तेज कर दी है। जांच में पता ये चला कि छांगुर बाबा ने धन उगाही के लिए एक बड़ा रैकेट तैयार किया था और वहीं एटीएस मुख्तार अंसारी के कनेक्शन और उसकी मदद से हुए फायदे की पड़ताल भी लगातार कर रही है। भले ही बुलडोजर से छांगुर बाबा का सफेद महल जमींदोज कर दिया गया, लेकिन छांगुर बाबा की संपत्ति का जाल बलरामपुर से पुणे तक फैला हुआ था। छांगुर की पुणे में करोड़ों की संपत्ति है। लोनावला में 16 करोड़ की संपत्ति खरीदी थी। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा के साम्राज्य को फैलाने में कभी मुख्तार अंसारी ने भी साथ दिया था, लेकिन एटीएस जांच की बात कह रही है। जब सारे जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी तभी मैं इस पर कोई स्टेटमेंट दे पाऊंगा। वहीं ईडी 100 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज इकट्ठा करने में जुटी है, लेकिन इस जांच के बीच धमकी देने की बात भी सामने आई है। छांगुर के खिलाफ धर्मांतरण के मामले उठाने वाले को जान से मारने की धमकी मिली है। छांगुर गैंग के निशाने पर प्रदर्शन करने वाले हिंदू संगठन भी हैं। हिमाचल का रुख करते हैं। हिमाचल के मंडी जिले के थुनाग में 30 जून की रात बादल फटने से भीषण तबाही मची थी। सब कुछ तहस नहस वहां पर हो गया था। आपदा के इतने दिन बाद भी यहां के हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। हालांकि लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की टीमें भी राहत के कामों में जुटी हुई। एबीपी न्यूज की टीम जब थुनाग पहुंची तो यहाँ लोग अपने घरों और दुकानों से गाद निकालते नजर आए। आपदा के पीड़ितों ने बताया कि प्रकृति ने उनका सब कुछ छीन लिया। इस दौरान कुछ लोग तो रोने भी लगे। किस चीज की दुकान है? ये कपड़े की दुकान है सर, और इस बार इतनी बाढ़ है कि पूरा सब कुछ नष्ट हो गया, बिल्कुल एक चीज तक नहीं बची है। के लिए आर्थिक कितना बड़ा नुकसान है? 25-30 लाख के करीब सर नुकसान हो गया है। 25-30 लाख के करीब नुकसान हो गया। बुजुर्ग और बच्चे सब मलबा हटाते दिखे, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा देने का दर्द भी बयां किया। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम उमेश कुमारी है। उमेश जी, ये दुकान की सिलाई की दुकान करती थी और ब्यूटी पार्लर का। हस्बैंड की डेथ हो गई मेरे 2007 में, और बच्चे पढ़ाए लिखाए थोड़े बड़े बड़े हुए थे, बस मुश्किल से गुजारा कर रहे, तो क्या कर रहे, अब सब कुछ खत्म हो गया इसमें। ठीक, अगर अंदाज़ा लगाना हो कितना नुकसान हो गया? नुकसान फिलहाल कितना बता सकते हम, कोई अंदाजा नहीं है, अब सामान ज़्यादा था। 30 जून की रात थुनाग के लोगों के लिए कभी ना भूलने वाली रात है। हर ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के घरों का तो नामो निशान खत्म हो गया है। प्रकृति की मार झेल रहे थुनाग के लोगों ने एबीपी न्यूज को बताया कि वो तो बच गए, लेकिन उनका सब कुछ चला गया। तो आपका घर था, कितने मंजिला घर था? हाँ जी, हाँ जी। इसका तो नामो निशान नहीं बचा। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? रेस्ट हाउस में जी। ये नुकसान जो है इतना बड़ा हो गया, आप लोगों का कैसे निकलेंगे आप लोग इसमें से? अब कैसे करेंगे, अब कोई पता नहीं अब कैसे निकलना। अब पूरे का पूरा सामान चला गया। कितने का नुकसान हो गया होगा आपको, अगर लाखों में अगर कैलकुलेट करें? ओ, इसमें तो करोड़ों का नुकसान हो गया जी। अब आइए आपको चित्रकूट की तस्वीरें हम दिखाते हैं। वहां पर भी बाढ़ बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है, और ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं। लगातार बारिश और उसके बाद चित्रकूट की तस्वीर है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग नावों से ही यहाँ से वहाँ अब जा रहे हैं, क्योंकि लबालब पानी किस तरीके से भरा हुआ है वो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। यूपी के अलग अलग हिस्से जहाँ पर जोरदार बारिश, लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा गया है। कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अलर्ट लगातार जारी है, और ये चित्रकूट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ है। और पुलिस के एक अधिकारी को भी आप देख रहे हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, जो लोगों से लगातार वहाँ पर हटने के लिए भी कह रहे हैं। जोरदार बारिश और बारिश के बाद इस तरीके से हालात बाढ़ वाले यहाँ पर बने हुए हैं। सड़कों पर इतना ज्यादा पानी है कि नाव ही सहारा के लोग नाव का सहारा लेकर यहाँ से वहां जा रहे हैं। घुटनों तक पानी भरा हुआ है और लोगों के सामने भारी मुसीबत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मछली पकड़ने गया एक युवक काटन नदी के बीच मौजूद टापू पर फंस गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू की टीम वहां पर पहुंची और रेस्क्यू करके युवक को बचा लिया गया। पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम काठन नदी के बीच बने टापू पर पहुंची। वहां फंसे युवक को रेस्क्यू कर नाव में बिठाया और युवक को लेकर टीम किनारे की ओर नाव से बढ़ने लगी। मामला सिहवाहा इलाके का है, जहां पर यह युवक मछली पकड़ने के लिए काठन नदी के बीच मौजूद टापू पर गया था, लेकिन इसी बीच नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा, जिससे लोगों की सांसें अटक गईं। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके पर पहुंची, जिसने युवक को रेस्क्यू कर बचाया और फिर सुरक्षित नदी के किनारे तक लेकर आई। नदी के बीच टापू पर फंसे युवक को देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए थे। हालांकि गनीमत रही कि इसे वक्त पर रेस्क्यू कर सही सलामत बचा लिया गया। और वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में एक बच्चा तेज बहाव के बीच फंस गया, जिसके बाद एबीपी न्यूज के रिपोर्टर लीलाधर जाटव ने बिना अपनी जान की परवाह किए बच्चे को तेज बहाव के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला। मूसलाधार बारिश के बाद कटनी में यह बच्चा नाले के पास पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे यह बच्चा एक दीवार पर खड़ा है और इसके चारों ओर पानी का तेज बहाव दहशत पैदा कर रहा है। यह बच्चा पानी के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तेज बहाव की वजह से इसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। ये बच्चा इसी तरह पानी के बहाव के बीच करीब 1.5 घंटे तक फंसा रहा। वहीं इसी दौरान एबीपी न्यूज के रिपोर्टर लीलाधर जाटव मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बच्चे को पानी के तेज बहाव में फंसा देखा तो ये अपनी परवाह किए बगैर पानी के तेज बहाव में उतर गए और बच्चे का हाथ पकड़कर सुरक्षित उसे बाहर तक लेकर आए। कई सारे लोग पानी के बीच फंसे बच्चे को काफी देर से देख रहे थे, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। हालांकि गनीमत रही कि हमारे रिपोर्टर लीलाधर जाटव वक्त पर पहुंच गए, जिन्होंने किसी चीज की परवाह किए बगैर इस बच्चे को पानी के तेज बहाव से बाहर निकाला। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है, उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस बीच संत रविदास घाट के पास एक बड़ा हादसा टल गया। बना
जहां एक शख्स गंगा में डूब रहा था। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम तुरंत वहां देवदूत बनकर पहुंची और उसकी जिंदगी बचाई। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घाट भी डूब चुके हैं। दशाश्वमेध घाट पर लगातार चौथे दिन गंगा आरती की जगह बदली गई, जहां घाट के बजाय छत पर आरती की गई। इस दौरान सीमित संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं यूपी के हापुड़ में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जगह जगह पानी भरने से परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। गाड़ियां भी जाम में रेंगती हुई नजर आई। सिर्फ आधे घंटे की बारिश में हापुड़ में शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो जहां जल भराव न हुआ हो। इसका जिम्मा संभालने वाली नगर पालिका परिषद खुद पानी में डूबी हुई दिखाई दी। इसके अलावा एसडीएम ऑफिस, रेलवे रोड, तहसील चौराहा, गढ़ मुक्तेश्वर रोड, गोल मार्केट का भी यही हाल रहा। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन पहले शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया। अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सियासी तपिश बढ़ी हुई है। वायरल वीडियो में संजय शिरसाट घर के कमरे में बेड पर बैठकर सिगरेट पीते नजर आए, लेकिन अगले फ्रेम में जो तस्वीरों में एक बैग नजर आया, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसमें रुपए भरे हुए थे। इस वीडियो को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े किए। वहीं संजय शिरसाट का दावा है कि ये वीडियो फर्जी है। जो वीडियो है वो मॉप करके बनाया गया है। बहुत पुराना दिखता है वो वीडियो, क्योंकि मैंने मेरा घर चेंज करके शायद अभी 6-7 महीने हो चुके हैं। संजय शिरसाट ने इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत पर मानहानि का केस करने की बात कही है। वहीं शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने सवाल किया कि अगर उन्हें नहीं पता कि ये वीडियो कहां से आया, तो क्या वो नशे में थे? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो नशे में थे। इस्तीफे की मांग करने की जरूरत क्या है? क्या मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकते? फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद संजय शिरसाट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच फिर विवाद भड़क उठा के शिंदे गुट ने उद्धव गुट के नेता संजय राउत से माफी की मांग की है। दरअसल ये विवाद छिड़ा संजय राउत के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से। अपने पोस्ट में संजय राउत ने लिखा कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर डिप्टी सीएम शिंदे ने दिल्ली में अपने गुरु अमित शाह से मुलाकात की। शिंदे ने गुरु अमित शाह के चरण धोए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद दोनों ने मुंबई में हुई मराठी एकता को तोड़ने के तरीके पर चर्चा की। जब बीजेपी की ओर से साफ कहा गया है कि सीएम पद उन्हीं के पास रहेगा, तो शिंदे ने प्रस्ताव दिया कि वे अपना गुट बीजेपी में विलीन कर देंगे, बशर्ते उन्हें सीएम बनाया जाए। इस पोस्ट के बाद सियासत गर्म हो गई है और शिंदे गुट ने संजय राउत पर जोरदार हमला बोला है। इस तरह के झूठे प्रचार प्रसार होते रहते हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ। और संजय राउत को कहना चाहूंगा कि अगर आप मर्द की औलाद हो तो जो आपने ट्वीट किया है आज शिंदे जी के संदर्भ में, उसे साबित करो, नहीं तो एकनाथ शिंदे जी से सरेआम माफी मांगो। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के बयान पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। नितेश राणे के बयान पर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का यह बयान मुसलमानों को लेकर आया। नितेश राणे एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने जो बयान दिया वो बेहद आपत्तिजनक था। अगर हम हिंदू की बाजू नहीं घेणार तर मग काय उर्दू वाल्यांची आहे? आम्ही त्यांच्या हिताचं बोलणार। नितेश राणे के बयान पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। देखो, मेरा एक सवाल ऐसा है कि राज्य के मंत्री है, वो संविधान की ओत लेके वो आए, मंत्री इस तरह का वक्तव्य करता है तो एक तरह का संविधान का अपमान है। सरकार के माध्यम से जिस तरह से किसी धर्म को टारगेट किया जाता है, ये बात बराबर नहीं। शिवसेना उद्धव गुट ने भी नितेश राणे पर निशाना साधा है। सत्ते में रहने वालों को सब छूट है, बोलते ना गेट वन बाय वन एंड टेक टू फ्री, ऐसा हो गया है। जो भी बोलो उनको कोई सब माफ है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उनको पूछे रोके तो कोई किसी को टोकने वाला नहीं है। इसलिए मुझे लगता है और ज्यादा बात करना उचित नहीं है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जहां हिंदी भाषा को लेकर विवाद लगातार जारी है, तो वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने हिंदी भाषा को लेकर बड़ा बयान दिया है। हैदराबाद में राजभाषा विभाग के दक्षिण संवाद स्वर्ण जयंती समारोह में बोलते हुए बीजेपी के सहयोगी पवन कल्याण ने हिंदी भाषा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है।
ऐसे में हिंदी का अंधा विरोध उचित नहीं है, खासकर ऐसे दौर में जब भाषा, शिक्षा, रोजगार या व्यवसाय में बाधा नहीं रही। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा विरोध आने वाली पीढ़ियों की प्रगति में बाधा बन सकता है। भाषा वो होनी चाहिए जो दिलों का जोड़े। तो आइए हिंदी को भी इसी नजरिया से देखें, ना तो जबरदस्ती करें ना विरोध, बस समझो और अपनाएं। आइए एक छोटा सा संकल्प लें, हिंदी से प्रेम करेंगे, अपनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। पवन कल्याण के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट ने कहा है कि उनकी पार्टी हिंदी विरोधी नहीं है, लेकिन इसे जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। हम हिंदी के विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। हम सब हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं। मुंबई में पूरी बॉलीवुड भरी पड़ी है। हम लोग अमिताभ बच्चन जी से लेकर आज तक के जो शाहरुख खान तक जैसे लोगों को हम पसंद करते हैं। बात बीजेपी हर जगह राजनीतिक चश्मा लगा लेती है। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी गहमागहमी चरम पर है। महागठबंधन में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है और आज भी पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर होगी। बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे, जिसमें चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा ही, सीट शेयरिंग समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक में महागठबंधन की सभी कमेटी के लोग अपना अपना प्रस्ताव पेश करेंगे। महागठबंधन की बैठक के अलावा कांग्रेस की एक अलग से बैठक होगी। ये यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय लीगल कॉन्क्लेव होगा, जिसमें कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु, कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत समेत अन्य प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक से पहले सुप्रिया श्रीनेत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर राहुल गांधी ने फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक बार फिर से वोट चुराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने राहुल पर कड़ा पलटवार किया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR को लेकर छिड़े विवाद के बीच राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की चोरी करने की कोशिश में लगी है। महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। राहुल गांधी बार बार महाराष्ट्र की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन उनको बुला चुका है, ये इलेक्शन कमीशन के पास जाते नहीं, कोई पता है कि ये एक्सपोज हो जाएंगे। जेडीयू ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। देश की जनता यह जानती है कि देश में संविधान है और संविधान में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग पर अगर साजिश का आरोप लगा रहे हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा से बीजेपी पर फिर से हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि ओडिशा को उद्योगपति अदानी चला रहे हैं। भुवनेश्वर में कांग्रेस के संविधान बचाओ समावेश कार्यक्रम से राहुल गांधी ने फिर बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बीजेपी नहीं बल्कि उद्योगपति अदानी सरकार चला रहे हैं। अदानी जी ओडिशा की सरकार चलाते हैं। अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है। और जब ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं और फिर एक ड्रामा होता है। रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। ये आपकी सरकार नहीं है, ये अदानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। उन्होंने भी आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश में लगी हुई है। मोदी का एजेंडा ये है कि इस देश के संविधान को खत्म करना। वो कहते थे 400 पार तुम सीट दो, इस बार 400 पार आएंगे। तुम अगर सीट देंगे
तो हम संविधान बदलेंगे। और अब बात सेना के ऑपरेशन शिवा की, जो शुरू हुआ है अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए, इस यात्रा के सुचारू रूप से संचालन के लिए। अमरनाथ यात्रा में पवित्र गुफा से लेकर यात्रा मार्ग तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए 8,500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन से संभावित खतरों को बेअसर करने के लिए 50 से ज्यादा एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। पवित्र गुफा की लाइव निगरानी वहां पर की जा रही है और ड्रोन के जरिए यात्रा मार्गों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए 100 बेड का एक अस्पताल वहां पर तैयार किया गया है किसी भी आपात स्थिति के लिए, जिनमें 150 से ज्यादा डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी वहां पर सेवाएं दे रहे हैं। 9 मेडिकल पोस्ट और 26 ऑक्सीजन बूथ बनाए गए हैं, जहां 2 लाख लीटर ऑक्सीजन उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, 25,000 लोगों के लिए इमरजेंसी राशन की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। क्विक रिएक्शन टीम, टेंट सिटी और वाटर पॉइंट के इंतजाम वहां पर किए गए हैं और पुल बनाने के लिए, रास्ते चौड़े करने के लिए इंजीनियर टास्क फोर्स वहां पर तैनात है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति के लिए सेना के हेलीकॉप्टर वहां पर स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। अमरनाथ यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो देश के बाकी हिस्सों में भी शिवालयों में बम बम भोले की गूंज है। भोले के हर भक्त का, खासतौर पर कांवड़ियों का जोश, भोले की भक्ति का जुनून बस देखते ही बन रहा है। 101 लीटर गंगा जल, उल्टे पैर दांतों से खींचते कांवड़। ये हैं यूपी के मेरठ के रहने वाले पहलवान रुतबा गुर्जर भोले, जो बजरंग दल से जुड़े हैं और कांवड़ यात्रा पर है। रुतबा गुर्जर अपने दांतों से उल्टे पैर बुग्गी खींचकर 101 लीटर गंगा जल हरिद्वार से मेरठ लेकर आ रहे हैं। इस दौरान ये हर दिन 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। इनकी मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। गौ माता के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहते हैं। हम गौ माता को राष्ट्र नहीं मिल रहा है, हम राष्ट्र देना चाहते हैं। रुतबा गुर्जर का कहना है कि वो अपने दांतों से अब तक फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो समेत दूसरी गाड़ियां भी खींच चुके हैं। तो दांतों से यही नहीं, मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी भी खींच देता हूँ और मैं दांतों से स्कॉर्पियो और कैंटर गाड़ी और दांतों से लिमिट 2 कुंटल डाल लेता हूँ और 50 किलो वेट उठाकर दांतों से 1 किलोमीटर की रेंज तक भी कवर कर लेता हूँ 6 मिनट 6 सेकंड में। रुतबा गुर्जर को अपने दांतों से बुग्गी खींचता देख यहाँ हर कोई हैरान रह जा रहा है।